के ढाका क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे सामने वंशागति और जैव विकास को समझने के लिए कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। हम एक तरह से दो बड़े रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि बच्चे अपने माता पिता की तरह क्यों दिखते हैं, पर हूबहू उनकी कॉपी क्यों नहीं होते। और दूसरा, उससे भी बड़ा सवाल, ये छोटे छोटे अंतर लाखों सालों में पृथ्वी पर जीवन के इतने अनगिनत और अद्भुत रूपों को कैसे जन्म देते हैं। और यही इस पड़ताल की सबसे दिलचस्प बात है। ये दोनों सवाल जो पहली नज़र में अलग अलग लगते हैं, असल में एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। एक कहानी सूक्ष्म स्तर पर हमारे डीएनए के अंदर चल रही है, और दूसरी कहानी लाखों सालों के विशाल कैनवस पर फैली हुई है। आज हम इन दोनों को जोड़कर जीवन की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले रहस्य से शुरू करते हैं, विरासत का रहस्य। विज्ञान की भाषा में इसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो जब हम आनुवंशिकी की बात करते हैं तो हम असल में किस बारे में बात कर रहे होते हैं? हम जीवन की नियमों की किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान की वो शाखा है जो दो चीजों का अध्ययन करती है। एक है वंशागति, यानी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं, और दूसरा है विभिन्नता, यानी एक ही परिवार के सदस्य भी एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं। इन्हीं दो ताकतों के खेल से जीवन आगे बढ़ता है। और ये विभिन्नता ये आती कहाँ से है? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका एक बड़ा कारण लैंगिक जनन के दौरान होने वाला जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर है। इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं कि हर बच्चे को माता पिता से जीन्स का एक नया पैक मिलता है जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। बिल्कुल, और इसी पहेली को सुलझाने में कुछ बड़े मील के पत्थर रहे हैं। जैसे 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की। उन्होंने हमें बताया कि जीवन की ये नियमों की किताब असल में दिखती कैसी है। लेकिन उनसे भी बहुत पहले एक व्यक्ति ने सिर्फ मटर के दानों को गिनकर इन नियमों का पता लगा लिया था। आप ग्रेगर मेंडल की बात कर रही हैं। कमाल की बात है कि उनका काम दशकों तक किसी ने समझा ही नहीं। तो मेंडल ने ऐसा क्या किया जो इतना क्रांतिकारी था? मुझे लगता है उनके मटर के पौधों वाले प्रयोग से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, उनका तरीका जितना सरल था उतना ही शानदार भी। उन्होंने एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण पर ध्यान दिया, जैसे पौधे की लंबाई। उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे, जिसे हम आनुवांशिक रूप से टीटी कह सकते हैं, उसका परागण एक शुद्ध बौने पौधे यानी टीटी से कराया। और यही पर पहला आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि पहली पीढ़ी F1 में सभी के सभी पौधे लंबे निकले। वो बौनापन जैसे हवा में गायब हो गया था। अगर मैं मेंडल होता तो मुझे लगता कि मेरा प्रयोग शायद फेल हो गया। वो बौनेपन वाला गुण गया कहाँ? यही तो असली सवाल था। यहीं से प्रभावी मतलब डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव का विचार आया। लंबेपन का गुण टी बौनेपन के गुण टी पर हावी हो गया, उसे छिपा दिया। लेकिन मेंडल यहाँ रुके नहीं। उन्होंने F1 पीढ़ी के उन्हीं लंबे पौधों का आपस में परागण कराया। और फिर जादू हुआ। दूसरी पीढ़ी F2 में बौने पौधे अचानक वापस आ गए। ये सच में किसी जादू की तरह लगता है कि एक पीढ़ी तक छिपा हुआ गुण फिर से कैसे प्रकट हो सकता है। ये जादू नहीं, गणित था। मेंडल ने जब इन पौधों को गिना तो उन्होंने एक हैरान करने वाला पैटर्न देखा। हर 4 में से लगभग 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा बौना था। एक 3:1 का अनुपात। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। मेंडल समझ गए कि उन्होंने प्रकृति के एक छिपे हुए नियम को खोज लिया है। और इसी गिनती से जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप का अंतर भी साफ हो जाता है। बाहर से देखने पर तो 3 पौधे लंबे थे, ये उनका लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप था। लेकिन अंदर उनके आनुवांशिक कोड मतलब जीन प्ररूप को देखें तो मामला कुछ और था। बिल्कुल, जीन प्ररूप का अनुपात 1:2:1 था, यानी एक शुद्ध लंगा टीटी, 2 संकर लंबे टीटी और एक शुद्ध बौना स्मॉल टीटी। इसे ऐसे समझिए कि जीन प्ररूप इमारत का ब्लूप्रिंट है और लक्षण प्ररूप वो इमारत है जो हमें बाहर से दिखती है। आप 2 अलग अलग ब्लूप्रिंट से ऐसी इमारतें बना सकते हैं जो बाहर से एक जैसी दिखें। उन संकर लंबे पौधों के साथ यही हो रहा था। तो इस एक प्रयोग से मेंडल ने विरासत के 2 महान नियम बना दिए। पहला तो यही प्रभाविता का नियम है कि एक गुण दूसरे पर हावी हो सकता है। पर दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, मुझे लगता है वो ज्यादा गहरा है। हाँ, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही उस सवाल का जवाब है कि बौनापन वापस कैसे आया।
यह नियम कहता है कि जब कोई जीव अपने युग्मक मतलब प्रजनन कोशिकाएं बनाता है तो उसके पास मौजूद गुणों के दोनों विकल्प जैसे टी और टी वो अलग अलग हो जाते हैं। हर युग्मक में सिर्फ एक ही जाता है। इसी को युग्मकों की शुद्धता भी कहते हैं। इसी बंटवारे की वजह से दो स्मॉल टी वाले युग्मकों के मिलने और बौने पौधे को जन्म देने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो ये एक गुण की कहानी हुई, लेकिन असल जिंदगी में तो बहुत सारे गुण एक साथ विरासत में मिलते हैं। आंखों का रंग, बालों का प्रकार, लंबाई। तो मेंडल ने यह भी सोचा होगा कि क्या एक गुण की विरासत दूसरे को प्रभावित करती है। उन्होंने बिल्कुल सोचा और इसी के लिए उन्होंने अपना दूसरा प्रसिद्ध प्रयोग किया जिसे द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस बार उन्होंने दो लक्षण एक साथ लिए, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार और बीज का रंग पीला या हरा। उन्होंने एक शुद्ध गोल पीले मतलब RYY पौधे का संकरण एक शुद्ध झुर्रीदार हरे यानी RYY पौधे से कराया। F1 पीढ़ी में, जैसा कि उम्मीद थी, सभी पौधे गोल पीले बीज वाले थे क्योंकि ये दोनों गुण प्रभावी थे। असली कहानी तो F2 पीढ़ी में शुरू हुई होगी। बिल्कुल, जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 तरह के पौधे मिले और उनका अनुपात था 9-3-3-1। 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा। इसमें सबसे कमाल की बात ये थी कि 2 नए संयोजन बने थे, गोल हरा और झुर्रीदार पीला, जो उनके माता पिता में थे ही नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीज के गोल या झुर्रीदार होने का उसके पीले या हरे होने से कोई लेना देना नहीं है। वे ताश के पत्तों की तरह हैं जिन्हें हर पीढ़ी में फेंटकर दोबारा बांटा जाता है। आपने एकदम सही पकड़ा। यही मेंडल का तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहता है कि अलग अलग लक्षणों की विरासत एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और यही स्वतंत्रता प्रकृति में इतनी ज्यादा विभिन्नता पैदा करने का एक मुख्य कारण है। ये मटर के पौधों के लिए तो अद्भुत है, लेकिन ये नियम हम इंसानों पर कैसे लागू होते हैं? चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? इसका आधार भी गुणसूत्रों के बंटवारे में ही छिपा है। हम इंसानों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े स्त्री और पुरुष में एक जैसे होते हैं। सारा अंतर 23वें जोड़े का है जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। महिलाओं में ये XX होता है और पुरुषों में XY। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक महिला अपने हर अंडाणु में केवल X गुणसूत्र ही दे सकती है, जबकि एक पुरुष अपने शुक्राणुओं में से आधे में X और आधे में Y गुणसूत्र देता है। सही। तो संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि अंडाणु को कौन सा शुक्राणु निषेचित करता है। अगर X वाला शुक्राणु मिलता है तो लड़की XX पैदा होती है और अगर Y वाला शुक्राणु मिलता है तो लड़का XY पैदा होता है। तो बच्चे के लिंग के निर्धारण में पुरुष की भूमिका निर्णायक होती है। और इन्हीं लिंग गुणसूत्रों से कुछ बीमारियां भी जुड़ी होती हैं, जैसे हीमोफीलिया या वर्णांधता। क्योंकि इनके जीन X गुणसूत्र पर होते हैं, इसलिए इनकी विरासत का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। हाँ, ये X सहलग्न रोग कहलाते हैं। अब देखिए, हमने विरासत के नियमों को समझ लिया है। हमारे पास एक ऐसा तंत्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी को सटीकता से आगे बढ़ाता है, लेकिन साथ ही थोड़ी बहुत विभिन्नता भी पैदा करता है। अब हम दूसरे और बड़े रहस्य की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, कि ये छोटा सा तंत्र, ये मामूली विभिन्नता लाखों सालों के पैमाने पर पृथ्वी पर जीवन के इतने विशाल और विविध रूपों को कैसे जन्म दे सकती है। एक जीवाणु से लेकर ब्लू व्हेल तक की यात्रा कैसे संभव हुई? और इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने दुनिया के सामने रखा, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। हमारे स्रोत कहते हैं कि वंशागति वो तंत्र है जिसके द्वारा विकास कार्य करता है, यानी मेंडल के नियम विकास का इंजन है। डार्विन का सिद्धांत सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला है अत्यधिक जनन क्षमता, यानी सभी जीव अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा संतानें पैदा करते हैं। लेकिन दुनिया में संसाधन सीमित हैं, खाना, पानी, जगह। इससे दूसरा बिंदु निकलता है, जीवन संघर्ष। हर जीव को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष में कौन जीतता है? यही तीसरा बिंदु आता है, विभिन्नताएं। जैसा हमने मेंडल के काम में देखा, एक ही जाति के जीवों में भी छोटे छोटे अंतर होते हैं,
कोई थोड़ा तेज दौड़ता है, किसी का रंग बेहतर छिपने में मदद करता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब सबसे ताकतवर होना नहीं है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा फिट होना, यानी अपने माहौल में सबसे बेहतर ढल जाना। जिन जीवों में ऐसी विभिन्नताएं होती हैं जो उन्हें जीवित रहने और ज्यादा संतान पैदा करने में मदद करती हैं, उनके गुण अगली पीढ़ी में जाने की संभावना बढ़ जाती है। और आखिरी बिंदु है नई जाति की उत्पत्ति। जब यही प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों सालों तक चलती रहती है, तो ये छोटे छोटे फायदेमंद बदलाव जमा होकर इतने बड़े हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति ही बन जाती है। बिल्कुल, ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत सुनने में तो तार्किक लगता है, पर क्या हम इसे सच में प्रकृति में काम करते हुए देख सकते हैं? हाँ, और इसके कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। पहला तो वही है जिसने डार्विन को ये सोचने पर मजबूर किया, गैलापागोस द्वीप की फिंच चिड़िया। डार्विन ने देखा कि हर द्वीप पर फिंच की चोंच का आकार अलग-अलग था। क्यों? क्योंकि हर द्वीप पर भोजन अलग तरह का उपलब्ध था। किसी द्वीप पर सख्त नट्स थे, तो वहां की फिंच की चोंच मोटी और मजबूत हो गई, जैसे सरौता। दूसरे द्वीप पर फूलों के अंदर कीड़े थे, तो वहां की फिंच की चोंच पतली और लंबी हो गई, जैसे चिमटी। ये अनुकूली विकिरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक ही पूर्वज से अलग-अलग माहौल के हिसाब से कई प्रजातियां बन गई। एक और उदाहरण तो हमारी आंखों के सामने घटा है, इंग्लैंड के पतंगों की कहानी, जिसे औद्योगिक मेलानिज्म कहते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले पेड़ों के तने हल्के रंग के होते थे, जिन पर हल्के रंग के पतंगे आसानी से छिप जाते थे। लेकिन क्रांति के बाद फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ों के तने काले पड़ गए। अब हल्के रंग के पतंगे आसानी से दिखने लगे और चिड़िया उन्हें खाने लगी। लेकिन पतंगों की आबादी में कुछ गहरे रंग के पतंगे भी थे। अब अचानक माहौल बदल गया और इन गहरे पतंगों को फायदा होने लगा। वे काली छाल पर छिप सकते थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दशकों में लगभग सारे पतंगे गहरे रंग के हो गए। ये प्राकृतिक चयन का सीधा प्रसारण था। ये तो वाकई जबरदस्त सबूत हैं। इसके अलावा क्या हमारे शरीर की बनावट में भी विकास के कोई सुराग छिपे हैं? बहुत सारे। एक है समजात अंग, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स। ये वो अंग है जिनकी अंदरूनी बनावट और उत्पत्ति एक जैसी है, लेकिन काम अलग अलग हैं। जैसे इंसान का हाथ, चमगादड़ का पंख और व्हेल का फ्लिपर। इन सब की हड्डियों का पैटर्न एक जैसा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम सभी का कोई साझा पूर्वज था, जिसके शरीर की मूल डिजाइन को हमने अलग अलग कामों के लिए बदल लिया। और इसके विपरीत समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे किसी कीड़े का पंख और किसी पक्षी का पंख। दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर उनकी बनावट बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग जीवों ने एक ही समस्या का समाधान अपने अपने तरीके से निकाला है। विकास का सबसे बड़ा सबूत तो पत्थरों में दफन है, जीवाश्म। जीवाश्म हमें उन जीवों की कहानी बताते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। घोड़े के विकास की कहानी जीवाश्मों से ही पता चलती है। कैसे 5 करोड़ साल पहले का एक कुत्ते के आकार का इयोहिप्पस धीरे धीरे आज के आधुनिक घोड़े इक्वस में बदला। ये पूरी फिल्म हमें जीवाश्मों में दिखाई देती है। तो इन सब सबूतों के बाद अब बात करते हैं हमारी अपनी कहानी की, मानव का विकास। हमारा वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्या हमारा विकास एक सीधी रेखा में हुआ है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मानव का विकास एक सीधी सीढ़ी नहीं, बल्कि एक घनी शाखाओं वाली झाड़ी की तरह है। हमारे विकास के रास्ते में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल जैसी कई प्रजातियां आईं और गईं। हम उस झाड़ी की अकेली बची हुई टहनी है। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि विकास किस तरह के लक्षणों पर काम करता है। क्या उपार्जित लक्षण, यानी जो हम अपनी जिंदगी में सीखते या बनाते हैं, वे अगली पीढ़ी में जाते हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है नहीं। अगर कोई पहलवान बहुत मेहनत करके अपनी मांसपेशियां बनाता है, तो वह उन मांसपेशियों को अपने बच्चे को विरासत में नहीं दे सकता। ये उपार्जित लक्षण हैं। विकास केवल आनुवंशिक लक्षणों पर काम करता है। वे लक्षण जो हमारे डीएनए में लिखे होते हैं और जिन्हें हम मेंडल के नियमों के अनुसार अगली पीढ़ी में भेजते हैं। तो अब हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़ सकते हैं। हमारे पास मेंडल के नियम हैं जो बताते हैं
कि गुण विरासत में कैसे मिलते हैं, और हमारे पास डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, जो बताता है कि पर्यावरण उन गुणों में से सबसे फायदेमंद गुणों को कैसे चुनता है। बिल्कुल, यही जीवन का एकीकृत सिद्धांत है। वंशागति और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आनुवंशिकी वो भाषा है जिसमें जीवन की किताब लिखी गई है, और विकास वो महाकाव्य है जो उस किताब में लिखा गया है। पृथ्वी पर हर जीव, चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई छोटा सा कीड़ा, उसी एक महाकाव्य का हिस्सा है जो अरबों साल पहले एक साझा पूर्वज से शुरू हुआ था। तो आज हमने मेंडल के मटर के बगीचे से लेकर डार्विन के गैलापागोस द्वीपों तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे जीवन के कोड यानी डीएनए में छिपे छोटे छोटे बदलाव समय के विशाल सागर में मिलकर जीवन की इतनी अद्भुत विविधता को जन्म देते हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हर पल, हर क्षण हमारे चारों ओर घट रही है। इसने एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल भी खड़ा किया है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है और इंसान पर्यावरण को बदल रहा है, प्राकृतिक चयन अब जीवन के भविष्य को किस दिशा में आकार दे रहा है? शायद उन तरीकों से जिन्हें हम अभी ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।